अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकर्स। आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हज़ारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज़ हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते थे, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल किस्म का ब्रेन है जो कि हम आम इंसानों से काफ़ी मुख्तलिफ है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाज़ा था। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए। उन्होंने तो ये कहा हुआ था कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए, लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 में प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या। ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आइंस्टाइन का ब्रेन निकालने वाले डॉक्टर का नाम थॉमस हार्वी था, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज़्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उनको जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उसके फादर के ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। उस दिन के बाद से डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये सिर्फ उनका ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। डॉक्टर हार्वी अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपनी पैथोलॉजी वाले ओहदे से भी। आइंस्टाइन का ब्रेन डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे। वो इस ब्रेन को पेनिसिल्वेनिया ले गए। यहाँ उन्होंने ब्रेन के कई फोटोज ली, फिर उसको छोटे छोटे 240 पीसेस में काट कर हर पीस को अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा हुआ, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि वो ये ब्रेन उठाकर फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों को डिवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैंसरस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो बायोलॉजिकल लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे और यहाँ वो अपने फारिग टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करते। उसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर अलग अलग शहरों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर गए और डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके, यहाँ तक कि इनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और हालात ऐसे आ गए कि इन्हें एक प्लास्टिक फैक्ट्री में जॉब करना पड़ी। तब उन्होंने फैसला किया कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन के पीसेस को अलग अलग न्यूरोलॉजिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजें। उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 साल बाद 1985 में आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक रिसर्च पब्लिश की गई। इसके बाद 28 सालों तक आइंस्टाइन के ब्रेन पर कई न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने बहुत सारी रिसर्चेस की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफ़ी मुख्तलिफ था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कोलोसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इंसानी ब्रेन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने
मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब हम जानते हैं इन सब में कॉर्पस कोलोसम का क्या काम है। फर्ज कर लें कि आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर टाइपिंग कर रहे हैं। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। टाइपिंग के दौरान लेफ्ट हैंड से कोई मिस्टेक हुई तो आपने फ़ौरन अपने राइट हैंड इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को इरेज कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फ़ौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों पार्ट्स कॉर्पस कोलोसम के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और आइंस्टाइन का कॉर्पस कोलोसम आम इंसानों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कोलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफ़ी मुख्तलिफ था। रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी ज़्यादा था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन्स ज़्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वज़न किया गया तो उसका वज़न 1230 ग्राम्स था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम्स होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इनकी ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि क्या आइंस्टाइन इस स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आए। रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। उनके पास चीज़ों को याद करने की पावर बहुत कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ्स के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ्स और नंबर्स को लॉजिकल तरीक़ों से प्रोसेस करने के माहिर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करने के। स्कूल लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे। सिर्फ मैथ्स और साइंस वो वाहिद सब्जेक्ट थे जिसमें आइंस्टाइन के A+ ग्रेड आते थे। जब आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी जियोमेट्री की बुक आइंस्टाइन के पास भूल गए। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपनी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। ना सिर्फ इतना बल्कि वो 14 साल की उम्र में ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस के माहिर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते तो प्रोफेसर घबराने लगते थे। अक्सर सवाल टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाया करते थे। छोटी सी उम्र में ही वो यूनिवर्स लॉज को छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इसी वजह से उनको PhD की डिग्री के साथ नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगाएं कि आज भी आइंस्टाइन की उन थीसिस की बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से उनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप हो गया। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के दी मटर म्यूजियम में वाक़या है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिलिप्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।